नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका हिंदी की कक्षा में। केसर हिंदी पाठमाला भाग 6 बाय जी राम बुक से हम करेंगे पाठ संख्या 11 सुनेली का कुआं। बॉक्स में सही शब्द चुनकर वाक्य पूरे कीजिए। इसके बाद वाक्यों के संदेश पर सोचिए, विचारिए और फिर कक्षा में बातचीत कीजिए। मोती पाने के लिए सागर में गोता लगाना पड़ता है, तो यहाँ हम लिख देंगे सागर में। मुश्किल नहीं कुछ भी अगर ठान लीजिए, ठान लीजिए। कभी हार नहीं होती कोशिश करने वालों की, यहाँ आप लिखेंगे परिश्रम ही सफलता का आधार है। रुक जाना नहीं कभी तू हार के, तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। तो ये जो वाक्य हैं ये हमें क्या संदेश दे रहे हैं कि हमें अगर हमने कुछ ठान लिया है तो अपने उस इरादे से, अपने उस लक्ष्य से पीछे नहीं हटना चाहिए, क्योंकि जो कोशिश ही नहीं करेगा उसे कैसे पता चलेगा कि वह कुछ प्राप्त कर सकता है या नहीं। इसलिए हमें रुकना नहीं है, हमें आगे बढ़ते रहना है जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। और बच्चों, इसी के आधार पर आज आपको मैं एक दृढ़ निश्चय स्त्री की कहानी सुनाऊंगी। क्या है पिटारे में? सुनेली के गांव में पानी की बहुत कमी थी। स्त्रियों को सुबह सवेरे पानी लेने के लिए बहुत दूर जाना पड़ता था। एक दिन सुनेली ने खेजड़े के पेड़ की जड़ में गीली मिट्टी देखी। उसने सोचा चूहों ने बिल बनाया होगा, फिर क्या हुआ? इस कहानी को पढ़िए और जानिए। एक गांव था नरसी की ढाणी, जो राजस्थान और गुजरात की सीमा पर बसा हुआ था। सुनेली इसी गांव में रहती थी। इस गांव में पानी की बहुत कमी थी, इसलिए सुनेली प्रतिदिन दूर दूर से पानी लेने जाती थी। उसे तथा इस गांव के सभी लोगों को इस भीषण समस्या से रोज ही लड़ना पड़ता था। जब से ठाणी का एक परिवार बंजारे के कुएं के पास जाकर बस गया, सुनेली का मन भी यहाँ से उचट गया। वह भी यहाँ नहीं रहना चाहती थी, लेकिन क्या करे, विवश थी। वहां के लोग अपने पुरखों की ठाणी छोड़कर कहीं और नहीं जाना चाहते थे। एक दिन सुनेली पानी का घड़ा लेकर ठाणी की ओर जा रही थी। तभी उसे खेजड़े के एक पेड़ की जड़ में गीली मिट्टी दिखाई दी। उधरों ने बिल बनाया होगा, ऐसा सोचकर वह आगे की ओर बढ़ गई। लेकिन अचानक उसके मन में विचार कौंधा कि गीली मिट्टी है तो शायद पानी भी होगा। वह लौटी और पेड़ के नीचे जाकर मिट्टी को हाथ से छूकर देखा। मिट्टी सचमुच गीली थी। वह खुशी से फूली न समाई और जल्दी जल्दी घर की ओर चल दी। घर के द्वार पर पहुंचते ही उसने अपने दोनों बेटों को आवाज देकर बुलाया और उनसे बोली, चलो फावड़ा लेकर मेरे साथ आओ, हम कुआं खोदेंगे। सुनेली की बात सुनकर दोनों बेटे हंसने लगे। एक तो दौड़कर पिता के पास पहुंचा और सब हाल कह सुनाया। सुनेली की बातें सुनकर बूढ़ा ठाकुर भी हंसने लगा और बोला, पागल हुई हो क्या? ऊंदरे तो हमेशा बिल बनाते ही हैं, यह कोई नई बात तो है नहीं, यहाँ पानी कहाँ? पर सुनेली मन में दृढ़ संकल्प कर चुकी थी। उसने ठाकुर की एक ना सुनी, उसे तो कुआं खोदने का जैसे भूत सवार हो गया था। उसने फावड़ा उठाया और खेजड़े की तरफ चल दी। काफी समय बीतने पर भी जब सुनेली वापस नहीं आई तो ठाकुर ने सुनेली का पता लगाने बेटे को भेजा। लड़का वहां पहुंचा तो हैरान रह गया। खेजड़ी के नीचे ताजी मिट्टी का ढेर पड़ा था और सुनेली कुआं खोदने में तल्लीन थी। बेटे ने मां से फावड़ा छीन लिया और स्वयं मिट्टी खोदने लगा। ऊपर तो रेत ही रेत निकली, लेकिन नीचे मिट्टी नरम थी। इस समय दोनों में उत्साह दिखाई दे रहा था। थोड़ा सुस्ताने के बाद सुनेली बोली, बेटा मुझे पूरा विश्वास है यहाँ पानी जरूर मिलेगा। अगर सब लोग लग जाएं तो यह कार्य शीघ्र ही पूरा हो जाए, नहीं तो मैं तो खोदूंगी ही कुआं, चाहे महीनों लग जाएं। अब मैं तो अपनी कुएं का पानी पीकर ही मरूंगी। तू खुदाई करता रहे,
मैं तेरे लिए रोटी लेकर आती हूँ। सुनेली बेटे के लिए रोटी लेकर वापस आई तो देखती है कि जवान हाथों के जोर ने उसके काम को दुगना आगे बढ़ा दिया है। उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। बेटा कीचड़े की छाया में रोटी खाने लगा तो सुनेली फावड़ा लेकर खुदाई में जुट गई। सायंकाल जब माँ बेटे घर लौटे तो उनके चेहरे पर प्रसन्नता झलक रही थी। ठाणी के लोग उनका मजाक उड़ाने लगे, लेकिन दोनों चुप रहे। प्रातः छोटा लड़का जागा तो उसने देखा कि माँ बिस्तर पर नहीं है। पनहड़ी पर घड़ा भी नहीं था। वह दूर पानी लेने गई थी। यह उसका नित्य प्रातः का बंधा बधाया काम था। छोटे लड़के ने कुछ सोचकर बड़े भाई को जगाया और बोला, माँ शायद ठीक ही कहती है। खेजड़े की जड़ में पानी है, तभी तो वह हमेशा हरा भरा रहता है। आओ उठो, हमें माँ का हाथ बटाना चाहिए। बड़े ने हाँ में सिर हिलाया और दोनों भाई कुआं खोदने चल पड़े। खेजड़े के पास पहुंचकर दोनों गड्ढे में उतर गए और उन्होंने कुआं खोदना शुरू कर दिया। माँ पानी लेकर आई और अब उसने अपने दोनों बेटों को काम में जुटे देखा तो गर्व से फूली नहीं समाई, बहुत खुश हो गई। तब तक बूढ़ा ठाकुर भी वहां पहुंच गया। यह देखकर सुनेली के हाथों में हाथी के समान बल आ गया। वह खुशी से बोली, जिसके दो दो जवान बेटे हों और जिसका पति भी काम में कंधे से कंधा मिला ले, उसे किस बात की चिंता। पूरा परिवार दोपहर तक कुआं खोदता रहा, परंतु ईश्वर भी शायद परीक्षा लेना चाहता था। शाम को तेज आंधी आई और गड्ढा रेत से भर गया। लड़के उदास हो गए। ठाणी वाले भी मजाक उड़ाने लगे, लेकिन सुनेली पर इस बात का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वह बोली, परमात्मा ने हमें बुद्धि दी है और हाथों में काम करने की ताकत। दिन में हमें आराम करना चाहिए और चांदनी रात में कुआं खोदना चाहिए। तुम लोग कुआं खोदो, मैं मिट्टी उठाकर दूर फेंकती रहूंगी। उनका कार्य आगे बढ़ता देख ठाणी के अन्य लोग भी वहां पहुंच गए। सफलता समीप देखकर छोटे बड़े सभी कार्य में जुट गए। जब गड्ढा गहरा हो गया तो उस पर गरारी लगा दी गई। नीचे से खोदी गई मिट्टी तुरंत ऊपर खींच ली जाती और बच्चे उसे उठाकर दूर फेंक आते। एक दिन कुएं में खूब गीली मिट्टी निकली। लोग हर्ष से चिल्ला उठे। गांव भर में बताशे बांटे गए। कुएं में मीठा पानी निकला। पहले एक स्रोत फूटा, फिर दूसरा, फिर तीसरा और देखते ही देखते कुएं में 10 हाथ पानी ऊपर चढ़ गया। सुनेली तो मानो खुशी से पागल हो उठी। उसकी इच्छा हो रही थी कि वह कुएं में कूद कूद कर मछली की तरह तैरे। चारों ओर सुनेली की जय जयकार होने लगी। सुनेली की आंखें भर आईं। वह बोली, एक आदमी की क्या ताकत, यह तो सबकी ताकत का फल है। अगर सब लोग साथ ना देते तो मैं अकेली क्या कर सकती थी। ठाकुर बोला, बींदनी सा, यह आपकी ही हिम्मत है, नहीं तो ऊंदरे कहाँ बिल नहीं खोदते और खेजड़े कहाँ नहीं उगते। बचपन से अब तक पूरी उम्र मैंने इसी ठाणी में काटी है। अभी तक किसी की बुद्धि काम नहीं की कि यहाँ पानी भी निकल सकता है। बाद में वह पक्का कुआं बनवा दिया गया। कहा जाता है उस कुएं में अथाह पानी है। लोग उसे सुनेली का कुआं कहते हैं। तो बच्चों, यहाँ एक दिमाग लड़ाने के लिए प्रश्न है। अपने आसपास पीने के पानी की कमी दूर करने के लिए आप क्या करेंगे? तो आपको दिमाग लड़ाना है और इसे स्वयं बताना है। कुछ शब्द हैं जिन पर हमें ध्यान धरना है: दृढ़ निश्चय, आत्मविश्वास, समस्या समाधान, परिश्रम और सामूहिकता। अब देखेंगे मूल्यपरक प्रश्न। देश के कई भागों में गर्मियों में लोग पानी की कमी से जूझते नजर आते हैं। इस समस्या के उपाय के लिए आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? तो बच्चों, ऐसा होता है कि गर्मी में पानी की कमी हो जाती है और लोगों को समस्या का सामना करना पड़ता है। तो इसका एक उपाय है वृक्षारोपण। जितने ज़्यादा हम वृक्ष उगाएंगे उतना ही नदियों में पानी का स्तर वर्षा के कारण
क्योंकि यदि हम वृक्ष उगाएंगे तो वर्षा होगी और इसी के साथ नदियों में पानी का स्तर भी सामान्य होगा। चलिए बच्चों, करते हैं शब्दार्थ। इसके हिंदी और इंग्लिश दोनों ही अर्थ मैं आपको बताऊंगी, आपने इन्हें अच्छे से याद करना है। ठाणी छोटा गांव, अ स्मॉल विलेज। पनहड़ी पुराने समय में रसोई घर या घर के आंगन में पानी के मटके रखने के लिए बनाया जाने वाला एक ऊंचा स्थान। प्लेटफॉर्म, अ प्लेस टू कीप वाटर पॉट। बंजारे घुमंतू जाति, जिप्सी। विवश मजबूर, हेल्पलेस, पुरखों पूर्वजों, एंसेस्टर्स। गरारी घिर्री, पुले। खेजड़ा रेगिस्तानी इलाकों में पाया जाने वाला एक कटीला पेड़, अ काइंड ऑफ ट्री। बींदनी बहू, डॉटर इन लॉ। ऊंदरे चूहे, रैट्स। सा जी आदर सूचक शब्द, रिस्पेक्टफुल स्यूफिक्स। तल्लीन मग्न, खोया हुआ, इंग्रॉस्ड। और अथाह बहुत सारा, बहुत गहरा, बॉटमलेस। उच्चारण एवं श्रुत लेख हेतु कुछ शब्द हैं यहाँ पर। राजस्थान, तल्लीन, विश्वास, संकल्प, पनहड़ी, उत्साह, परमात्मा और बींदड़ी। फिर अभ्यास कार्य आता है बच्चों। बातों बातों में। सुनेली के गांव का नाम क्या था? सुनेली के गांव का नाम नरसी ठाणी था। सुनेली पानी लेने कहाँ जाती थी? सुनेली प्रतिदिन पानी लेने दूर दूर के क्षेत्रों में जाती थी। सुनेली ने अपने दोनों बेटों को क्या काम करने के लिए कहा? सुनेली ने अपने दोनों बेटों को कहा कि परमेश्वर ने हमें दिमाग दिया है और हाथों में काम करने की ताकत। तुम दोनों कुआं खोदो और मैं मिट्टी उठाकर दूर फेंकूंगी। लड़का क्या देखकर हैरान रह गया? लड़का सुनेली द्वारा कुएं को खुदते हुए देखकर हैरान रह गया कि उसकी माँ ने एक मिट्टी का ढेर लगा दिया था। आगे चलते हैं। यहाँ एक प्रश्न है, आप ऐसी साइकिल बनाने का प्रयास कर रहे हैं जिसे बार बार पेडल ना मारना पड़े। मित्र आपकी इस बात का मजाक उड़ाते हैं, आप क्या करोगे? बच्चों, जब भी हम कोई अलग काम करने जाते हैं तो हमारे मित्र या हमारे जानने वाले हमारा मजाक उड़ा ही देते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि यह काम नहीं हो पाएगा। अगर ऐसी परिस्थिति हमारे सामने आ जाए, जैसे कि यहाँ आपको एक दी हुई है, तब आपको बताना है कि आप क्या करोगे। आगे चलें। बहुविकल्पीय प्रश्न, सही उत्तर के सामने सही का निशान लगाइए। तो सबसे पहले है, गांव में किस चीज की कमी थी? गांव में पानी की कमी थी। किस पेड़ की जड़ की मिट्टी गीली थी? खेजड़े की। गड्ढा गहरा होने पर उसके ऊपर क्या लगाया गया? उसके ऊपर गरारी लगाई गई। पानी निकलने की खुशी में गांव में क्या बांटा गया? बताशे। चलिए आगे चलें। लघु उत्तरीय प्रश्न है यहाँ। सुनेली का मन ठाणी से क्यों उचट गया था? पानी की कमी के कारण सुनेली का मन ठाणी से उचट गया था। खेजड़े की पेड़ की जड़ में गीली मिट्टी देखकर सुनेली ने क्या सोचा? जब सुनेली ने खेजड़े के पेड़ की जड़ में गीली मिट्टी देखी, तब उसके मन में अचानक एक विचार आया कि यदि यहाँ मिट्टी गीली है तो हो सकता है नीचे पानी भी हो। सुनेली ने मन में क्या संकल्प लिया था? सुनेली ने मन में कुआं खोदने का संकल्प लिया था। सुनेली को अपने दोनों बेटों और पति पर गर्व क्यों हुआ? जब सुनेली प्रतिदिन की भांति पानी भरने दूर गई और वापस लौटने पर उसने अपने दोनों बेटों और पति को कुआं खोदते हुए देखा, तो उसे उन पर बहुत अधिक गर्व हुआ। कुएं में पानी निकल आने पर गांव के वातावरण में क्या परिवर्तन आया? जब कुएं में पानी आया तब गांव में हर्ष और खुशी की लहर दौड़ गई। लोग प्रसन्नता से झूम उठे। गांव में बताशे बांटे गए और सभी ने सुनेली की सराहना की। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है बच्चों। यहाँ मैं प्रश्न पढ़ रही हूँ, इनके उत्तर आप पाठ पढ़कर उसके आधार पर स्वयं देंगे।
सुनेली की किस बात पर उसके बेटे तथा बूढ़ा ठाकुर हंसने लगे और क्यों? छोटे लड़के ने प्रातः जागने पर क्या सोचा और बड़े भाई से क्या कहा? गड्ढे में रेत भर जाने पर सुनेली ने बेटों को क्या समझाया? अंत में सुनेली की तारीफ करते हुए ठाकुर साहब ने क्या कहा? सुनेली के संकल्प और उसकी सफलता की कहानी संक्षिप्त रूप में लिखिए। चलिए बच्चों, यहाँ एक ज्ञान का झरोखा है आपके लिए। कुओं का आकार गोल ही होता है। कुएं गोल होने से पानी का दबाव पूरे कुएं पर एक समान पड़ता है, जिससे कुएं काफी सालों तक ठीक रहते हैं। अगर इसमें कोने होंगे तो हर कोने पर पानी का दबाव पड़ने से कुआं जल्दी धंसने लगेगा और कुछ ही सालों में ढह जाएगा। कुआं गोलाकार होने से पानी का दबाव कम या ज्यादा नहीं होता, वह एक समान रहता है। अब है व्यवहारिक व्याकरण। निम्नलिखित तद्भव शब्दों के तत्सम शब्द लिखिए। तो सबसे पहले है सूरज, इसका तत्सम शब्द होगा बच्चों सूर्य। काम, कर्म, हाथ, हस्त या फिर हम इसे कर भी कहते हैं। गांव, ग्राम, सच, सत्य, तिनका, तृण। बाकी इन चारों तद्भव शब्दों के तत्सम शब्द आप स्वयं लिखें। आगे चलते हैं। निम्नलिखित गद्यांश में रेखांकित शब्दों के स्थान पर सर्वनामों का प्रयोग कर गद्यांश को पुनः लिखिए। तो जो शब्द संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं बच्चों, वे शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। तो चलिए देखते हैं। गुरुजी के आश्रम में शिष्यों के साथ बैठे थे। तो गुरुजी की जगह आ जाएगा अपने। ठीक है, गुरुजी अपने आश्रम में शिष्यों के साथ बैठे थे। गुरुजी शिष्यों को अस्त्र शस्त्र संबंधी जानकारी दे रहे थे। वे शिष्यों को अस्त्र शस्त्र संबंधी जानकारी दे रहे थे। सभी शिष्य ध्यानपूर्वक उनकी, गुरुजी की जगह हमने क्या लिखा? उनकी बातें सुन रहे थे। गुरुजी के शिष्यों को ध्यान मग्न देख अतीव प्रसन्न थे। गुरुजी वे अपने शिष्यों को ध्यान मग्न देख अतीव प्रसन्न थे। तभी गुरुजी ने देखा, तो यहां आ जाएगा तभी उन्होंने देखा एक शिष्य का ध्यान दूर कहीं लगा है। उन्होंने उससे मतलब शिष्य से, उन्होंने उससे पूछा, तुम वहां क्या देख रहे हो? उसने बताया, वहां एक छोटा हिरन है जो ठीक से चल नहीं पा रहा है। तो बच्चों, इस प्रकार हमने रेखांकित शब्दों के स्थान पर सर्वनामों का प्रयोग किया। अब आप इसे शुद्ध रूप में यहाँ स्वयं लिखें। वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। जैसे उमंग पतंग उड़ा रहा है, तो किसके बारे में कहा जा रहा है? उमंग के बारे में। तो वाक्य में उमंग उद्देश्य हुआ एवं पतंग उड़ा रहा है विधेय है। निम्नलिखित वाक्यों से उद्देश्य तथा विधेय अलग करके लिखिए। सुनेली ने कुआं खोदा, तो यहाँ पर किसके बारे में बात हो रही है? सुनेली। तो उद्देश्य हुआ सुनेली और विधेय हुआ ने कुआं खोदा। इसी प्रकार ठाकुर ने मिट्टी फेंकी। स्त्रियां पानी भरने लगी, तो उद्देश्य हुआ यहाँ पर स्त्रियां और विधेय हुआ पानी भरने लगी। तो जिसके बारे में बात होती है वो होता है उद्देश्य
और उद्देश्य के बारे में जो भी कहा जाता है वो होता है विधेय। तो बच्चों, इन दोनों वाक्यों में से उद्देश्य और विधेय आप स्वयं अलग करके लिखेंगे। प्रश्न 4 है, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर विराम चिन्ह लगाइए। तो बच्चों, हम इस गद्यांश को पढ़ते हैं और साथ साथ विराम चिन्ह भी लगाएंगे। भारत एक प्राकृतिक संपदा संपन्न राष्ट्र है। यहाँ नदियों, पर्वतों, घाटियों, झरनों, जंगलों, रेगिस्तान इत्यादि सभी की सुंदर शोभा बिखरी है। फिर यहाँ पर अल्पविराम। इसी कारण भारत को प्राकृतिक विविधताओं वाला देश कहा जाता है। भारत में ऐसे कई प्राकृतिक पर्यटन स्थल हैं जहां जाकर पर्यटकों को न केवल प्रकृति से निकटता का आनंद प्राप्त होता है, बल्कि उन्हें प्रकृति की विविधता और उसके अद्भुत सृजन के दर्शन होते हैं। निम्नलिखित मुहावरों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। खुशी से फूला ना समाना। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, राहुल की सफलता पर उसके पिता खुशी से फूले ना समाए। भूत सवार होना, राम पर विदेश जाने का भूत सवार है। बच्चों, इन दोनों मुहावरों का वाक्य में प्रयोग आप स्वयं करेंगे। अपठित बोध है यहाँ पर। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। मैं आपके लिए गद्यांश पढ़ रही हूँ बच्चों। इन प्रश्नों के उत्तर आप इनमें से स्वयं खोजेंगे और लिखेंगे। सिंगल यूज प्लास्टिक का तात्पर्य प्लास्टिक से बनी उन वस्तुओं से है जिनका उपयोग केवल एक बार ही किया जाता है। इनमें पैकेजिंग मटेरियल से लेकर बोतलें, पॉलीथीन बैग्स, खाद्य पैकेजिंग आदि शामिल हैं। थर्मोकोल के कप प्लेट, गिलास, चम्मच, स्ट्रॉ, ट्रे, कैंडी स्टिक, आइसक्रीम स्टिक आदि शामिल हैं। आज सिंगल यूज प्लास्टिक हमारे पर्यावरण के लिए एक बड़ा खतरा बन गया है। प्लास्टिक सैकड़ों वर्षों तक सड़ता गलता नहीं है। इसमें मिले जहरीले रसायन मिट्टी के साथ साथ मानव और अन्य जीव जंतुओं को लगातार हानि पहुंचा रहे हैं। शहरी कचरे में सबसे अधिक सिंगल यूज प्लास्टिक होता है, जो नालों, नदियों में बहकर समुद्र में पहुंचता है और जलीय जीवों को नुकसान पहुंचाता है। हम प्लास्टिक के विकल्प के रूप में आज पॉलीथीन बैग की जगह कॉटन बैग, पेपर बैग का उपयोग कर सकते हैं। प्लास्टिक से बनी चीजों की जगह हम लकड़ी, मिट्टी, गत्ते आदि से बनी चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं। शुरुआत हमें सबसे पहले अपने ही घर से करनी चाहिए। हम अपने घर में होने वाली बर्थडे पार्टी, शादी समारोह आदि में लकड़ी, पेपर, भुट्टे के स्टार्च से बने कागज, गन्ने की भूसी या पराली से बने गिलास, कपास और कपड़े से बने कैरी बैग का उपयोग करके सिंगल यूज प्लास्टिक के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान में योगदान दे सकती हैं। बच्चों, यहाँ प्रश्न है, सिंगल यूज प्लास्टिक किस प्रकार पर्यावरण और जीव जंतुओं को हानि पहुंचाता है? दूसरा प्रश्न है, हम प्लास्टिक के विकल्प के रूप में किन किन चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं? और तीसरा प्रश्न है, सिंगल यूज प्लास्टिक के विरुद्ध अभियान में हम किस प्रकार योगदान दे सकते हैं? तो आपको इन प्रश्नों के उत्तर स्वयं करें। योग्यता आधारित क्रियाकलाप है यहाँ पर। समस्या समाधान कीजिए। भारत और दुनिया के कई भागों में ऐसे लोगों की बड़ी संख्या मौजूद है जिन्हें स्वच्छ पेयजल उपलब्ध नहीं हो पाता। दूसरी ओर बहुत से लोग हर दिन बड़ी मात्रा में जल की बर्बादी करते हैं। जल संकट की समस्या के समाधान में हमारा क्या उत्तरदायित्व है? साथियों से चर्चा कीजिए।
कुछ नया सोचिए। सुनेली के दिमाग में विचार कौंधा कि पेड़ की जड़ में गीली मिट्टी है तो शायद पानी भी होगा। आप भी जल संकट को दूर करने के लिए कुछ नया सोचिए और कक्षा में बताइए। फिर एक अनुच्छेद लिखिए। हम वर्षा के जल को धरती के अंदर उसी तरह संग्रह कर सकते हैं जैसे किसी गुल्लक में हर दिन एक एक सिक्का डालकर भविष्य में उपयोग हेतु धन संग्रह करते हैं। धरती के भीतर जल संग्रह करना वर्षा जल संचयन कहलाता है। इस बारे में इंटरनेट से जानकारी प्राप्त कर एक अनुच्छेद में लिखिए कि किस प्रकार हम वर्षा के जल को संरक्षित कर सकते हैं। जल संरक्षण और जल स्वच्छता पर रंगीन चित्रों, स्केच की सहायता से कुछ फ्लैश कार्ड बनाकर कक्षा में प्रदर्शन कीजिए। तो बच्चों, ये सभी क्रियाकलाप आपको योग्यता अनुसार करनी है। केवल पठन हेतु यहाँ एक प्रश्न है, चलिए पढ़ते हैं। आदिवासियों ने सूखे में उतारी गंगा। मध्य प्रदेश के आदिवासी जिले झाबुआ और अलीराजपुर में भूजल का स्तर निरंतर गिर रहा था और वहां के लोग सूखे का संकट झेल रहे थे। पानी के लिए तरसते लोगों को देख समाज सेवी महेश शर्मा का हृदय व्याकुल हो उठा। उन्होंने इस समस्या का स्थायी हल करने का मन बनाया। आदिवासियों को राह दिखाने के लिए महेश शर्मा ने शिव गंगा संस्था बनाई। उन्होंने आदिवासियों को उनकी प्राचीन हलमा परंपरा, मतलब निस्वार्थ भाव से सामूहिक श्रम दान करना, की याद दिलाई। आदिवासियों ने अपने पुरखों की परंपरा पर चलते हुए देखते ही देखते 80 तालाब खोद दिए। पद्मश्री महेश शर्मा के भागीरथी प्रयासों से सूखी धरती पर मानो गंगा उतर आई। बनाए गए सभी तालाब पानी से लबालब हो गए हैं। आज इन तालाबों से आसपास के 300 गांवों को पानी मिल रहा है। यहाँ का भूजल स्तर बढ़ गया है, धरती हरी भरी हो गई है। पानी पर सफलता की यह कहानी आदिवासियों के हाड़ तोड़ परिश्रम और महेश शर्मा के मार्गदर्शन का नतीजा है। दरअसल झाबुआ और अलीराजपुर में बहुत सी छोटी छोटी पहाड़ियां हैं। इनमें बारिश का पानी रुक नहीं पाता और तेजी से बहकर नष्ट हो जाता है। इस कारण इस क्षेत्र का भूजल स्तर लगातार नीचे जा रहा था, जो भविष्य के बड़े जल संकट का संकेत था। महेश शर्मा ने इस खतरे को भांपते हुए शिव गंगा संस्था बनाई और ग्रामीणों से गांव की समस्याओं पर खुलकर चर्चा की। आदिवासी जो अपने पूर्वजों की हलमा परंपरा को भूल चुके थे, उन्हें संस्था की पहल पर अपनी परंपरा याद आई और वे मिलजुल कर जी जान से तालाब बनाने में जुट गए। देखते ही देखते आदिवासियों ने 300 गांवों में तालाब बना डाले। साथ ही लोगों ने 4500 बोरी बंधान, अर्थात बारिश के पानी को रोकने के लिए कुओं को गहरा करना, स्टॉप डैम मरम्मत और मेड बंधान जैसे काम भी किए। इन सबका सुखद परिणाम यह हुआ कि अब इस क्षेत्र में हर साल 5480 मिलियन लीटर जल की बचत की जा रही है। बिहार में अकेले दम पर पहाड़ काटकर सड़क बना देने वाले दशरथ माझी की कहानी भला कौन नहीं जानता। उनकी तरह झाबुआ और अलीराजपुर के भी गांव दशरथ माझी बन गए हैं। उदाहरण के तौर पर झाबुआ से सटी हाथी पावा की पहाड़ियों पर वर्ष 2009 से हर साल सामूहिक श्रमदान हो रहा है और वहां बीते 13 वर्षों में जल संरक्षण के लिए 1,61,000 संरचनाएं बनाई जा चुकी हैं। आदिवासी वन संरक्षण और वन रोपण अभियान में भी सक्रिय भागीदारी का निर्वाह कर रहे हैं। शिव गंगा संस्था द्वारा अपने कार्य को बड़े ही सुव्यवस्थित ढंग से संचालित किया जा रहा है। आज संस्था का नेटवर्क यहाँ के 700 गांवों में फैला है। 35,000 कार्यकर्ता संस्था से जुड़े हैं। संस्था ने तकनीकी रूप से प्रशिक्षित 900 ग्रामीण इंजीनियर भी तैयार किए हैं। आज इस क्षेत्र के आदिवासियों के जल संरक्षण कार्यों की ख्याति देश भर में फैली है। कई राज्यों से विश्वविद्यालयों और शैक्षिक संस्थानों के अध्येता यहाँ जल संरचनाएं देखने आते हैं। तो बच्चों, दृढ़ विश्वास और निश्चय के बल पे हम अपने जीवन में किसी भी कठिनाई का सामना आसानी से कर सकते हैं।
आभार। मिलते हैं नए पाठ के साथ।